हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट विद श्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे S1 हमारा जो पेपर है डीलेट सेकेंड ईयर का, जिसे हम समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के नाम से जानते हैं, जो हमारा कुल 100 मार्क्स का होता है, जो 70 मार्क्स हमारे होते हैं बाह्य परीक्षा जिसे हम बोलते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम होता है हमारा रिटन मोड में। उससे हमें पूछे जाते हैं 70 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड जो हमारा इंटरनल होता है, जो हमारे कॉलेज में मिलता है हमें मार्क्स, वो 30 मार्क्स का होता है। सो हमें असाइनमेंट वगैरह आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इसमें, तो जो हमारा यूनिट 1 है, जैसे कि ये समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, तो ये जितने भी टॉपिक है ना हमारे, असमानता है, वंचना, वर्चस्व, प्रतिरोध, सत्ता, समाज, जो भी है पॉइंट इसमें, ये सभी तो हमें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं जो भी हम बुक्स वगैरह लेते हैं। एंड जो भी माइक्रो हो या फिर जो भी हम बुक्स लेते हैं उसमें हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें उन पॉइंट्स की जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि मैं भी जब डिलीट के टाइम पे मुझे भी ये सभी जो भी टॉपिक होते थे ना बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो यूट्यूब पे भी बहुत हद तक सही नहीं मिल पाता था। यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे टॉपिक सर्च करते थे बट हूबहू नहीं मिल पाता है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम बात उन टॉपिक्स की करते हैं जिसका फिर मैं, अगर मुझे नोट्स प्रिपेयर करना होता था तो मैं बहुत सारी जगहों से मटेरियल को कलेक्ट करके फिर एक पास करके नोट्स बनाती थी। सो हम बात उन टॉपिक्स की करते हैं जो हमें नहीं मिलते और हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मेरे पास जो भी नोट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका टाइम यूटिलाइज हो सके एंड आप बेटर एंड आंसर राइटिंग कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस टॉपिक को तो हम रहने ही देते हैं, ये हमारा हो जाता है। एंड अगर हम बुक्स वगैरह में देखें तो बात अगर हम करते हैं कुछ इसमें शिक्षा के समकालीन मुद्दों में, तो आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण एंड सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, ये सभी जो टॉपिक है, ये इस पे भी इसका मेरे पास कुछ नोट्स है इसके रिगार्डिंग। सो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहे मेरे नोट्स पॉइंट वाइज। एंड इसमें वंचना वगैरह दिया हुआ है स्टार्टिंग में। सो क्वेश्चन ये सब भी आ जाता है कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा जो हमारा है सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन है। शिक्षा विभिन्न साधनों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाती है और इस सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिकीकरण की प्रादुर्भाव होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रेरणा का माध्यम सृजित होता है। सो अगर हम कोठारी कमीशन की बात करें जो 64-66 में थी, उसने आधुनिकीकरण के ऊपर जो है बल दिया था तथा शिक्षा को इनका प्रमुख स्थान माना था। कमीशन के अनुसार अगर देश को सशक्त बनाना है तो आधुनिकीकरण को अपनाना होगा, तभी भारत एक विशाल आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन सकेगा। 1986 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी नई शिक्षा नीति में आधुनिकीकरण को महत्व दिया है। एंड शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है जो आधुनिकीकरण का साधन है। ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर में। एंड शिक्षा से ही नवीनतम जानकारी प्राप्त होगा जो आधुनिकीकरण में सहायक है। शिक्षा व्यापक दृष्टिकोण विकास करने में सहायता करता है, जिसे आधुनिकीकरण अपनाने में आसानी होता है। आधुनिकीकरण को सही से अपनाने के लिए कुशल नेता का होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है। सो आप इस जो भी पॉइंट्स मैंने भी शेयर किया आपसे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो नोट्स प्रिपेयर करें उसमें आपको आसानी हो। एंड इसमें हम सेकंड पेज की बात करें तो इसमें है कि कृषि चिकित्सा, उद्योग तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है, जिससे आधुनिकीकरण में मदद मिले। आधुनिकीकरण पुराने मूल्यों को भूलना नहीं चाहता है। शिक्षा ही वह साधन है जो आधुनिकीकरण के साथ साथ हमें पुराने मूल्यों से जुड़े रखती है। शिक्षा परंपरा का विकास प्रस्तुत करती है और उन विकल्पों में निहित लाभों को सामने लाती है और उन मार्गों का निर्देशन करती है जिनसे नए लक्ष्य एवं उनसे संबंध प्रतिफल प्राप्त किए जा सके। एंड शिक्षा लोगों को नवीन विचारधाराओं से परिचित करती है या फिर कराती है और उनमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है, जिससे वे लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख सकें। एंड शिक्षा समाज में अभिजात वर्ग को उत्पन्न करती है और शिक्षित अभिजात ही लोगों के आदर्श होते हैं। उनका अनुगमन करने की लोग परंपरा से मुक्त होकर आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होते हैं। एंड शिक्षा गतिशीलता को बढ़ावा देती है। एंड ये सभी पॉइंट्स जो थे हम सो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो भी पॉइंट्स थे ये हमारे थे कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे। एंड इसका आप नोट्स प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बेटर राइटिंग आंसर कर सकें। एंड अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें जो हमारे यूनिट 2 में ही है, सामाजिक न्याय में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो अगर हम देखें तो सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। सो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने जो हमारे सामाजिक न्याय में जो शिक्षा के आने से जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं
उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं एंड आप इसको देख सकते हैं एंड आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया, कभी कभार क्या होता है ना कि हम बहुत अपर लेवल का पढ़ते हैं बट हमसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे कि पूछ लिया जाता है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, और हमने तो ये पढ़ा शिक्षा में इसका क्या महत्व है। सो हम सोचते हैं कि क्या है, तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आधुनिकीकरण, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। सो आधुनिकीकरण जो है हमारा, आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्क पर आधारित है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत यूरोपियन ज्ञानदेव से हुई एंड आइजनस्टाइन के अनुसार जो हमारा ऐतिहासिक रूप से आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख है और उनमें विचारों को स्वीकार किया जाता है, उनमें नए विचारों को स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे नए लिखा हुआ। एंड अलातास के अनुसार देखें तो ये हमारे पास फिर श्यामचरण दुबे के अनुसार एंड डैनियल लर्नर के अनुसार। तो ये सभी पॉइंट है जो आधुनिकीकरण को हमारे लिए सामने स्पष्ट करते हैं कि आखिर आधुनिकीकरण है क्या। सो आप इनमें से किसी भी एक का उठा करके पॉइंट जो भी दिए हुए हैं आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं, और जो भी आपको लगे कि और भी पॉइंट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो ये थे हमारे आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। हम सेकंड बात करें जो उसमें हमारे यूनिट 2 में ही टॉपिक था, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। सो और फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहूँगी, ये हमारा जो 70 मार्क्स का पेपर होता है, तो हमें इसमें जो भी पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, जो भी पॉइंट्स हमें दिए होते हैं, उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और क्या होता है ना कि जो हमारे यूनिट होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास जो ये यूनिट है, सिलेबस है, हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इसी सिलेबस से आते हैं। या तो हो सकता है कुछ वो बेसिक पूछ लिए जाए, या फिर सेम टू सेम भी पूछ लिया जाता है कुछ टॉपिक कुछ हद तक। तो आप जो भी इस टॉपिक को पढ़े ना, सारे टॉपिक को कोशिश कीजिए कि सबका एक एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए और सभी टॉपिक को कवर अप कर लें, ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख सकें। और कुछ भी इसमें से अलग से नहीं आता है, सब कुछ एक इसी में से ही आता है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हैं कि टॉपिक को, जैसे कि सभी यूनिट में एक एक जो हमारे पास पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है ना, जैसे शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, तो ये सभी जितने पॉइंट है इस सब का अलग अलग करके एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन करके क्वेश्चन में इसको लिख दीजिए और इसका आंसर जो भी आपके पास मिले आपको, एंड वो आप उसमें लिख दीजिए। सो ये हमारा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर वही बेसिक चीज़ हमारे पास आ गई। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये ना क्या होता है ना कि वैश्वीकरण जो था ना मेरे पास में, मुझे बहुत मुश्किल से मिल रहा था। मैं चाह रही थी कि कुछ बेसिक से मैं लिखूँ वैश्वीकरण के बारे में, तो मुझे भी पॉइंट्स बहुत आसानी से नहीं मिल रहा था और मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या सही से। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम किसी भी चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारी समझ उस पर अच्छी बढ़ती जाती है। सो मैंने इस पे इसी तरीके से कुछ स्टार्ट किया था और मैं सोच रही थी कि कुछ मुझे भी कुछ आगे जो मतलब फर्स्ट में जो भी हम लिखते हैं आंसर राइटिंग में, कुछ मतलब थोड़ा सा ईजी वे में मिल जाए तो थोड़ा पढ़ने में भी सही लगे, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाए इस आंसर में। सो ये है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ ये है, एंड इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। सो ये सभी चीजें हैं वैश्वीकरण के बारे में। फिर इसकी विशेषताओं का भी कोई क्या होता है ना, एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में बताइए। सो आप इसकी विशेषताओं को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आप नोट्स करें तो नोट्स लिखे तो आपको हेल्प मिले इससे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 3-4 क्वेश्चन जो हमारे S1 पेपर के रिगार्डिंग थे, एंड इसमें मैंने 3-4 ही क्वेश्चन को मैं कवर अप कर पाई हूँ क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड आप अपना सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बहुत सपोर्टिव होता है और उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास मटेरियल हो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। सो इसके लिए आप सभी का लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट विद श्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे S1 हमारा जो पेपर है डीलेट सेकेंड ईयर का, जिसे हम समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के नाम से जानते हैं, जो हमारा कुल 100 मार्क्स का होता है, जो 70 मार्क्स हमारे होते हैं बाह्य परीक्षा जिसे हम बोलते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम होता है हमारा रिटन मोड में, उससे हमें पूछे जाते हैं 70 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड जो हमारा इंटरनल होता है जो हमारे कॉलेज में मिलता है हमें मार्क्स, वो 30 मार्क्स का होता है। सो हमें असाइनमेंट वगैरह आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें इसमें तो जो हमारा यूनिट 1 है, जैसे कि ये समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, तो ये जितने भी टॉपिक है ना हमारे, असमानता है, वंचना, वर्चस्व, प्रतिरोध, सत्ता, समाज, जो भी है पॉइंट इसमें, ये सभी तो हमें बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं जो भी हम बुक्स वगैरह लेते हैं। एंड जो भी माइक्रो हो या फिर जो भी हम बुक्स लेते हैं उसमें हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें उन पॉइंट्स की जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि मैं भी जब डिलीट के टाइम पे मुझे भी
ये सभी जो भी टॉपिक होते थे ना बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होते थे, तो यूट्यूब पे भी बहुत हद तक सही नहीं मिल पाता था। यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे टॉपिक सर्च करते थे बट हूबहू नहीं मिल पाता है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम बात उन टॉपिक्स की करते हैं जिसका फिर मैं, अगर मुझे नोट्स प्रिपेयर करना होता था तो मैं बहुत सारी जगहों से मटेरियल को कलेक्ट करके फिर एक पास करके नोट्स बनाती थी। सो हम बात उन टॉपिक्स की करते हैं जो हमें नहीं मिलते और हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मेरे पास जो भी नोट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपका टाइम यूटिलाइज हो सके एंड आप बेटर आंसर राइटिंग कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस टॉपिक को तो हम रहने ही देते हैं, ये हमारा हो जाता है। एंड अगर हम बुक्स वगैरह में देखें तो बात अगर हम करते हैं कुछ इसमें शिक्षा के समकालीन मुद्दों में, तो आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण एंड सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा, तो ये सभी जो टॉपिक है ये इस पे भी इसका मेरे पास कुछ नोट्स है इसके रिगार्डिंग, सो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहे मेरे नोट्स पॉइंट वाइज एंड इसमें वंचना वगैरह दिया हुआ है स्टार्टिंग में। सो क्वेश्चन ये सब भी आ जाता है कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा जो हमारा है सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन है। शिक्षा विभिन्न साधनों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाती है और इस सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिकीकरण की प्रादुर्भाव होता है। अतः सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रेरणा का माध्यम सृजित होता है। सो अगर हम कोठारी कमीशन की बात करें जो 64-66 में थी, उसने आधुनिकीकरण के ऊपर जो है बल दिया था तथा शिक्षा को इनका प्रमुख स्थान माना था। कमीशन के अनुसार अगर देश को सशक्त बनाना है तो आधुनिकीकरण को अपनाना होगा, तभी भारत एक विशाल आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन सकेगा। 1986 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी नई शिक्षा नीति में आधुनिकीकरण को महत्व दिया है। एंड शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है जो आधुनिकीकरण का साधन है। ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर में। एंड शिक्षा से ही नवीनतम जानकारी प्राप्त होगा जो आधुनिकीकरण में सहायक है। शिक्षा व्यापक दृष्टिकोण विकास करने में सहायता करता है जिससे आधुनिकीकरण अपनाने में आसानी होता है। आधुनिकीकरण को सही से अपनाने के लिए कुशल नेता का होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है। सो आप इस जो भी पॉइंट्स मैंने भी शेयर किया आपसे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको जो नोट्स प्रिपेयर करें उसमें आपको आसानी हो। एंड इसमें हम सेकंड पेज की बात करें तो इसमें है कि कृषि चिकित्सा उद्योग तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य है जिससे आधुनिकीकरण में मदद मिले। आधुनिकीकरण पुराने मूल्यों को भूलना नहीं चाहता है। शिक्षा ही वह साधन है जो आधुनिकीकरण के साथ साथ हमें पुराने मूल्यों से जुड़े रखती है। शिक्षा परंपरा का विकास प्रस्तुत करती है और उन विकल्पों में निहित लाभों को सामने लाती है और उन मार्गों का निर्देशन करती है जिनसे नए लक्ष्य एवं उनसे संबंध प्रतिफल प्राप्त किए जा सके। एंड शिक्षा लोगों को नवीन विचारधाराओं से परिचित करती है या फिर कराती है और उनमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है जिससे वे लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख सकें। एंड शिक्षा समाज में अभिजात वर्ग को उत्पन्न करती है और शिक्षित अभिजात ही लोगों के आदर्श होते हैं। उनका अनुगमन करने की लोग परंपरा से मुक्त होकर आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होते हैं। एंड शिक्षा गतिशीलता को बढ़ावा देती है। एंड ये सभी पॉइंट्स जो थे हम सो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये जो भी पॉइंट्स थे ये हमारे थे कि आधुनिकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे। एंड इसका आप नोट्स प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसको बेटर राइटिंग आंसर कर सकें। एंड अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें जो हमारे यूनिट 2 में ही है, सामाजिक न्याय में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो अगर हम देखें तो सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय राज्य द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। सो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने जो भी शिक्षा जो हमारे सामाजिक न्याय में जो शिक्षा के आने से जो क्रांतिकारी बदलाव आए हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं। एंड आप इसको देख सकते हैं एंड आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे से लिख सकें। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कभी कभार क्या होता है ना कि हम बहुत अपर लेवल का पढ़ते हैं बट हमसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे कि पूछ लिया जाता है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं और हमने तो ये पढ़ा शिक्षा में इसका क्या महत्व है। सो हम सोचते हैं कि क्या है, तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आधुनिकीकरण, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। सो आधुनिकीकरण जो है हमारा, आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्क पर आधारित है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत यूरोपियन ज्ञानदेव से हुई। एंड आइजनस्टाइन के अनुसार जो हमारा ऐतिहासिक रूप से आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख है
और उनमें विचारों को स्वीकार किया जाता है, उनमें नए विचारों को स्वीकार किया जाता है, यहाँ पे नए लिखा हुआ। एंड अल्तास के अनुसार देखें, अलातास के अनुसार देखें तो ये हमारे पास फिर श्यामचरण दुबे के अनुसार एंड डैनियल लर्नर के अनुसार। सो ये सभी पॉइंट है जो आधुनिकीकरण को हमारे लिए सामने स्पष्ट करते हैं कि आखिर आधुनिकीकरण है क्या। सो आप इनमें से किसी भी एक का उठा करके पॉइंट जो भी दिए हुए हैं आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं, और जो भी आपको लगे कि और भी पॉइंट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो ये थे हमारे आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। हम सेकंड बात करें जो उसमें हमारे यूनिट 2 में ही टॉपिक था, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। सो और फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहूँगी, ये हमारा जो 70 मार्क्स का पेपर होता है, सो हमें इसमें जो भी पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, जो भी पॉइंट्स हमें दिए होते हैं उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और क्या होता है ना कि जो हमारे यूनिट होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास जो ये यूनिट है, सिलेबस है, हमारे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना इसी सिलेबस से आते हैं। या तो हो सकता है कुछ वो बेसिक पूछ लिए जाए, या फिर सेम टू सेम भी पूछ लिया जाता है कुछ टॉपिक कुछ हद तक। तो आप जो भी इस टॉपिक को पढ़े ना, सारे टॉपिक को कोशिश कीजिए कि सबका एक एक नोट्स प्रिपेयर हो जाए और सभी टॉपिक को कवर अप कर लें, ताकि इससे क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लिख सकें। और कुछ भी इसमें से अलग से नहीं आता है, सब कुछ एक इसी में से ही आता है। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हैं एक टॉपिक को, जैसे कि सभी यूनिट में एक एक जो हमारे पास पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है ना, जैसे शिक्षा में गुणवत्ता का सवाल, सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, तो ये सभी जितने पॉइंट है इस सब का अलग अलग करके एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन करके क्वेश्चन में इसको लिख दीजिए और इसका आंसर जो भी आपके पास मिले आपको, एंड वो आप उसमें लिख दीजिए। सो ये हमारा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर वही बेसिक चीज़ हमारे पास आ गई। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये ना पता होता क्या होता है ना कि वैश्वीकरण जो था ना मेरे पास में मुझे बहुत मुश्किल से मिल रहा था। मैं चाह रही थी कि कुछ बेसिक से मैं लिखूँ वैश्वीकरण के बारे में, तो मुझे भी पॉइंट्स बहुत आसानी से नहीं मिल रहा था और मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या सही से। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम किसी भी चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारी समझ उस पर अच्छी बढ़ती जाती है। सो मैंने इस पे इसी तरीके से कुछ स्टार्ट किया था और मैं सोच रही थी कि कुछ मुझे भी कुछ आगे जो मतलब फर्स्ट में जो भी हम लिखते हैं आंसर राइटिंग में कुछ मतलब थोड़ा सा ईजी वे में मिल जाए तो थोड़ा पढ़ने में भी सही लगे, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाए इस आंसर में। सो ये है कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ ये है, एंड इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। सो ये सभी चीजें हैं वैश्वीकरण के बारे में। फिर इसकी विशेषताओं का भी क्या होता है ना, एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में बताइए। सो आप इसकी विशेषताओं को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आप नोट्स करें तो नोट्स लिखे तो आपको हेल्प मिले इससे। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ 3-4 क्वेश्चन जो हमारे S1 पेपर के रिगार्डिंग थे, एंड इसमें मैंने 3-4 ही क्वेश्चन को मैं कवर अप कर पाई हूँ क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सो आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ फ्रेंड आप अपना सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बहुत सपोर्टिव होता है और उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे पास मटेरियल हो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। सो इसके लिए आप सभी का लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।